metal, aluminium utensil and शुक्ला कुमार। और जब बात होती है, देखिए यमुनानगर में इस वक्त हम मौजूद है और जब यमुनानगर की बात होती है तो बात होती है प्लाईवुड की। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा हब है यमुनानगर प्लाईवुड में, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त इस इंडस्ट्री की जो कंडीशन है वो इस वक्त सोचनीय है, निंदनीय है। और क्या संभावनाएं हैं इस सेक्टर में, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या विचार विमर्श करने की और क्या सोचने की ज़रूरत है सरकारों को, इस पर हमारे साथ विस्तार से मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। जेके भियानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत करूंगी आपका। हमारे साथ अजय मनिक टाला जी मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत करूंगी। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम सर। और साथ ही ब्रिजेश मस्कारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं। और सबसे पहले मैं जेके भियानी जी आपका रुख करूंगी और आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जिस बात का मैंने जिक्र किया, मेरे तमाम सहयोगी भी जिक्र कर रहे हैं, और जब यमुनानगर की बात होती है तो प्लाईवुड की बात होती है, एक बड़ा हब है ये। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जो मार्केटिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है? कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की शिकार है ये इंडस्ट्री। क्या कुछ संभावनाएं आप देखते हैं फ्यूचर में इस इंडस्ट्री के लिए? धन्यवाद इस मंच पे हम सबको बुलाने का। ये यमुनानगर की जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री है, निस्संदेह इंडिया की तो सबसे बड़ी है ही और एशिया में भी अपना स्थान रखती है। पिछले करीब 3 सालों से, या कहिए कोविड के बाद में, इंडस्ट्री बड़े तंग फेज से गुजर रही है। तो इसका कारण है, एक तो ये हमारी इसकी जो रॉ मटेरियल है वो साइक्लिकल है, कि वो फसल जब है आती है तो फिर एक साथ आती है, शॉर्टेज हो जाती है तो एक साथ हो जाती है। दूसरा, कुछ लोगों की कोविड के बाद में परचेजिंग पावर भी कम हो गई, तो इस वजह से इसमें कुछ डिमांड में हम कमी महसूस कर रहे हैं। कुछ बाहर का माल भी आने लग गया, वो सस्ता पड़ता है, जैसे नेपाल का, वियतनाम का। तो इन देशों से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, आसियान है, इसको रोका भी नहीं जा सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार थोड़ा फसल आ जाती है ज़्यादा, तो शायद लकड़ी के दाम कुछ रीजनेबल लेवल पे आ जाएंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। आज के दिन तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर, दाम बढ़ने की वजह क्या है? आपने जिक्र किया दाम बढ़ना एक बड़ी वजह है इसकी, और नेपाल का जिक्र किया आपने, जहाँ से निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है। देश की जो आयात है उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? बाहर के देशों से निर्यात आयात क्यों हो रहा है? आपको नहीं लगता कि इस वक्त यमुनानगर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? इसके बारे में ऐसा है कि देखिए, हम एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। हम भी अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे को भी वो देश नहीं रोकते हैं। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आसियान कंट्री, जो कि 29 देश हैं ऐसे। तो इसके अंदर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस वक्त हमें, क्योंकि हम बहुत रोज़गार प्रदान करते हैं, अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और एक फैक्ट्री में भी हम ठीक ठाक पर करोड़ की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं। सरकार को कम से कम ये थोड़ा देखना चाहिए कि GST के बाद में हमारे पे और बड़े उद्योगों की टैक्स में कोई फ़र्क नहीं रह गया, और GST से पहले फ़र्क होता था। अब GST के मैकेनिज़्म में ऐसा करना शायद संभव नहीं है। तो सरकार कम से कम ये कर सकती है कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बैंक लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी, या जिसे इंटरेस्ट सबवेंशन कह सकते हैं हम, वो देनी चाहिए हमें। जैसे आप हाउसिंग में भी अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले टीवी में चल रहा था कि वो 60,000 करोड़ की सब्सिडी देने वाले हैं। तो इसी तरह माइक्रो और स्मॉल को इस वक्त हमें ये सब्सिडी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगों और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह गया। उनकी ब्रांड वैल्यू होती है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके अच्छा सामने सर, ऐलान तो बहुत होते हैं बजट में माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कि भाई बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप तक पहुंच पा रही है वो स्कीम्स? माइक्रो को कोई सब्सिडी, स्मॉल को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कुछ अनाउंस करती भी है, वो केवल कागजों तक सीमित रह जाता, हमें मिलता नहीं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा उद्योग तो करीब 25 साल से लगा हुआ है। उस टाइम में CLU वगैरह, जो चेंज ऑफ लैंड यूज जो है ना, वो लोगों के पास अधिकतर नहीं है। मैं कहता हूँ कम से कम 90% लोगों के पास तो है नहीं वो। फिर आप अनाउंस करते हैं कि हम एग्जीबिशन की सब्सिडी देंगे, BIS मार्किंग की देंगे, ISO सर्टिफिकेशन की देंगे,
ये देंगे वो देंगे, ये केवल घोषणा ही रह गई। हमें तो मिला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें CLU का जो क्लाज आगे आ जाता है। तो हमने सरकार से मांग भी की है, शायद वो इसको प्रोसेस कर भी रहे हैं, कि CLU का जो मैटर है इसको, जो फैक्ट्री चल रही है पिछले 10-12 सालों से, उस पे उसको वेव किया जाए, और जो भी उस सरकार को, सरकार की तरफ से जो कुछ सहूलियत मिलती है माइक्रो और स्मॉल को, वो केवल इस वजह से नहीं रोकी जानी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। ये हमारा एक सबसे बड़ा है। दूसरा देखिए, ये आर्थिक नीतियाँ हैं, GST काउंसिल, टैक्सेशन वगैरह तो उनके मैटर है, स्टेट भी नहीं कर सकता, ये बात हम समझते हैं। कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि स्मॉल एंड माइक्रो को यहाँ पे फैसिलिटी ठीक दी जाए। हमारे जैसे MSME काउंसिल है, उसके ज़रिए हमारी पेमेंट काफ़ी कोविड में फंस गई थी, अब उसका थोड़ा फास्ट किया जाए सोल्यूशन, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। इस तरह की कुछ चीज़ें सरकार कर सकती है। GST से पहले हमारे C-फार्म के कुछ इशू थे, वो अब दूसरे स्टेट के डीलर C-फार्म इशू नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे ऊपर उसकी डिमांड आके रखी हुई है। तो हमने कहा था कि भी कई राज्य ऐसा कर रहे हैं कि 1-2% लमसम लेके उस मैटर को एब्जॉल्व कर रहे हैं जी। तो शायद सरकार के विचाराधीन तो है, लेकिन इस बात को 2 साल हो गए, आखिर उसका सोल्यूशन कब निकलेगा? कोई टाइम बाउंड उसका? बिल्कुल, देखिए आपने बेहद ज़रूरी बात कही कि सॉल्यूशन कब निकलेगा, और अजय जी से भी मैं यही बात मैं जिक्र करना चाहूँगी कि देखिए सर, निर्यात जो है, जो सिर्फ 1/3 रह गया है, सॉल्यूशन कब निकलेगा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको क्या लगता है सर? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है मैम। आज नेपाल से माल आ रहा है, वो नेपाल से जो माल आ रहा है, जब हम वहाँ से रॉ मटीरियल लाते हैं तो उसके ऊपर 6 रुपये किलो एक उन्होंने टैक्स अलग से लगाया हुआ है। ऐसे ही इंडिया वाले भी जो है, वैसे तो मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, यहाँ तो हालात ये हो गए इंडस्ट्री के कि यहाँ से पलायन कर रही है, यहाँ से पटके प्रेसेस साउथ में या जहाँ माल सस्ता है वहाँ पर जा रही है, या नेपाल भी जा रही है। अगर जो वो वैसी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, इस टाइप का कोई टैक्स लगा दें। जब नेपाल गवर्नमेंट लगा सकती है तो हम क्यों नहीं लगा सकते? मेक इन इंडिया कैसे होगा? यहाँ से रोजगार खत्म हो रहा है, यहाँ का माल यहाँ बिके। ठीक है, आज की डेट में हमारा रॉ मटेरियल बहुत हायर साइड में, तो आपका कहना है कुछ कंडीशंस बदलनी चाहिए सरकार? हाँ, बिल्कुल वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ आपको। तो ये किया जा सकता है। मेक इन इंडिया कैसे होगा? मेक इन इंडिया अगर इंडिया का माल में ही इंडिया में नहीं बिकेगा, बाहर से वियतनाम से आएगा, वहाँ से आएगा, नेपाल से, तो हमारे माल कहाँ जाएंगे? हमारे माल ना बिकने की वजह सबसे बड़ी ये, या तो उनके ऊपर से वो जो नेपाल में है वो रॉ मटीरियल के ऊपर वो 6 रुपये किलो वाला वो सिस्टम बदले, तो हम सारी हिंदुस्तान में हम कम्पीट कर लेंगे। फिर कुछ रॉ मटीरियल हमारा भी डाउन जाता है। एक सर्कल है हमारा किसानों का कि पीछे रेट बहुत कम थे, किसान ने माल नहीं लगाया। और मेरी प्लाईवुड वालों से भी एक रिक्वेस्ट है, अपने परिवार से भी, कि वो भी अगर जो हर साल 1 एकड़ लगभग 5 लाख रुपए की नर्सरी अगर जो फ्री में किसानों को दें तो उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। किसान लगाएगा, उसको दिखेगा कि फ्री में मिल रहा है, तो उसका एक रुझान बढ़ेगा। और एक 5 लाख रुपए एक प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन उससे क्या होगा, एक तो ग्रीनरी बढ़ेगी और दूसरा हम सबको जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी परमानेंट रहेगी। तो ये 2-3 बातें हैं। सरकार है, सरकार ने अब जो हरियाणा सरकार है उसने 2% हमारे पे मंडी फीस लगा रखी है, जो कहीं नहीं है। तो इन चीज़ों का अगर सरकार भी चाहे तो वो भी ठीक कर जबकि सरकारें दोनों जगह एक ही हैं, दोनों जगह एक ही है जी। ये सब हर आदमी बढ़िया बुद्धि से चल रहा है जी। सरकार की बुद्धि बढ़िया वाली है, जहाँ से जो मिलता है वो ले लेती है। अपने को, अपने बच्चे को थोड़ा सा, उन्हें अगर इतनी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, कितना रोजगार दे रहे हैं, वो इतना रोजगार सरकारी दे के दिखाए ना। आज अगर जो अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया सर आपने, और इसी बात का जिक्र मैं अजय जी से भी करूंगी कि एक बड़ी इंडस्ट्री है यमुनानगर में ये, और बहुत सारे लोगों का जुड़ाव इससे है, रोज़गार आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने की वजह से जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर आयात घटा है, रोज़गार पर भी बहुत असर पड़ा है, कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? इस पर देखिए, यहाँ जो यमुनानगर लगा, यमुनानगर में प्लाईवुड इंडिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी की यहाँ बनती है।
अभी क्या हो गया है कि नेपाल से प्लाई आ रही है जो अनस्टैंडर्ड की प्लाई है। सरकार को ये चाहिए कि वहाँ पर स्टैंडर्ड की प्लाई ऐसे ही मार्क की प्लाई इंडिया में आए। अच्छा सर, एक ये बड़ी वजह है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और जो नेपाल से जो आ रही है वो बजट में आ जा रही है, और यहाँ की अब कोई क्वालिटी नहीं देख रहा है। लोगों का अब इस वक्त मेन फोकस जो है वो कॉस्ट पे है। नहीं, कॉस्ट पर है, क्वालिटी पर भी है, लेकिन सरकार जो इम्पोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है उस पर तो कम से कम रोक लगा सकती है। वैसे हमारी संधि रोक नहीं लगा सकती, लेकिन वो माल कम से कम क्वालिटी का है जिससे हम कंपटीशन कर सकें। यमुनानगर की प्लाईवुड इंडिया में सबसे बढ़िया प्लाईवुड है, लेकिन वो नेपाल की सस्ती आती है तो ग्राहक भ्रमित होते हैं, उनकी प्लाई पहले बिक रही है। लेकिन सरकार वहाँ पर एक ISI का वहाँ बंदिश लगा के एक स्टैंडर्ड की प्लाई को आयात का दे, तो वियतनाम से, नेपाल से, बहुत सी जगह से प्लाई रुक सकती है। वो एक हमारी संधि से बाहर है, तो इस पर सरकार इमीडिएट एक्शन ले तो हमारे यहाँ उद्योग पनपेंगे। अदरवाइज यहाँ यमुनानगर तो उजड़ रहा है, यहाँ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार का साथ नहीं मिल रहा है। दूसरा यहाँ अच्छा, ये कोरोना के बाद से इस तरह की इंडस्ट्री में इस तरह के बदलाव आए हैं, या फिर कोरोना के पहले से ही इस तरह की तो चीज़ों से जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने से दिक्कत आई है। पीछे रेट ज़्यादा कम हो गए थे, ये ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं होना चाहिए, ये हम इंडस्ट्री वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ 400 रुपया हो गई आज 1200 रुपया हो गई, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। चाइना में क्या है, एक सा रेट चलता है, तो इंडस्ट्री को एक रेट में मटेरियल मिलता है तो एक रेट में बाजार में बिकता है। वो हमारे यहाँ कमी है, हम लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं देते, प्लांटेशन का ध्यान देना चाहिए। दूसरी, सरकार कई छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें सहयोग करे। जैसे किसान खेत से माल लेके आता है, लकड़ी लेके आया, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके आया, अब वहाँ तो वेट एंड मेजर वेट का कोई साधन नहीं है। अब थोड़ा सा भी अगर उसमें ओवरलोड हो गया तो यहाँ 50,000 की 70,000 की पर्ची काट देते हैं। आज यमुनानगर में सब चीज़ बाहर से आती है, यहाँ खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब सरकार वो सुविधा भी थोड़ी नहीं दे, अब किसान कहाँ से उसको वजन करके लाएगा? यही वजह की कॉस्ट पे इतना असर पड़ता है। ट्रॉली में 50,000 70,000 की पर्चियाँ, एक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। उस पर भी रोक लग जाए तो लेके आए, वो एक आदमी का लग गया, वो तो फिर माल लेके ही नहीं आता है। तो माल जब लकड़ी यहाँ नहीं आएगी तो हम कैसे प्लाईवुड बनाएंगे? हम तो लकड़ी किसानों को और को बाहर को सबको लालच दे करके ज़्यादा रेट दे करके यहाँ मंगा नहीं कर सकते। अब GST वाले भी बैठे रहते हैं, अब उसके पास, किसान के पास कहाँ से बिल आएगा? तो बिल नहीं है, उसकी चालान कट जाते हैं। तो जो यहाँ की सरकार कर सकती है वो काम तो करे कम से कम। बाकी तो हम लोग अपनी मेहनत से लड़ रहे हैं बाजार ट्रेड से, तो सरकार से छोटे छोटे सहयोग है, उसकी हम आशा करते हैं कि सरकार उस पर सहयोग। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे सहयोग से ही ये इंडस्ट्री जो है वो बच पाएगी और तरक्की कर पाएगी, और इसे सोचने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करूँगी। देखिए मैं लगातार माफ़ी चाहूँगी राजेश जी, मैं नाम करेक्ट करना चाहूँगी, मेरे सहयोगी ने ब्रजेश जी नाम बताया था। तो राजेश जी, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए 300 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ जो है इस वक्त यमुनानगर में उनकी कमर टूटने वाली है, और लगातार मंदी का दौर चल रहा है, कॉस्ट कटिंग चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? ये यमुनानगर की ये जो प्लाईवुड है इसे और मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, और जब देश और प्रदेश का बजट आए उसमें ख़ास इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। जो कमी नहीं है, यहाँ का माल की डिमांड सब जगह है, लेकिन एक्चुअली रेट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सर माइक थोड़ा पास कर लें। हाँ, रेट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। रेट हमारा एक टाइम था यहाँ से नेपाल माल जाता था, नेपाल में कुछ भी माल नहीं बनता था, और अब नेपाल से इतना माल आने लगा, पता नहीं मतलब ये पोजीशन है कि हम लोग अब नेपाल से परेशान हो गए रेट के कारण। क्वालिटी तो कोई देखता नहीं है, क्वालिटी और रेट कटिंग वाला सबको चाहिए, वही बात है। तो पॉकेट पे असर पड़ रहा है, इस वजह से लोग जो है कुछ भी खरीद ले रहे हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। तो मतलब लोगों में भी बदलाव की ज़रूरत है। लोगों में बदलाव की लोगों को गाइड सरकार से क्या चाहते हैं सर आप? सरकार से क्या चाहते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री पे ध्यान दें? नेपाल से माल जो आ रहा है उसको रोक लगवाया जाए, उसे रोक लगना चाहिए। बिल्कुल बिलानी साहब, देखिए लगातार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की कमर टूट रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार इस इंडस्ट्री में घटता जा रहा है। GST आपने जिक्र किया, आपको लगता है GST एक बड़ा फैक्टर है, और GST पे अगर ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत ज़रूर मिलेगी इस इंडस्ट्री को, थोड़ा बूस्ट ज़रूर मिलेगा? देखिए, GST एज ए सिस्टम बुरा नहीं है, बल्कि इसमें कई कन्वीनियंस है। शुरू में जब GST लगा तो उसमें सरकार का पोर्टल भी हो, ये सब में कुछ कमियां थी, कुछ फेक ITC क्रेडिट के मसले हैं,
तो अभी वो चीज़ें सब ठीक हो रही है, तो सरकार को एक एमनेस्टी स्कीम इमीडिएट अनाउंस करनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह के रॉन्ग आईटीसी क्रेडिट ली है अनजाने में, तो उतनी क्रेडिट ही वापस वो दे के और उसका मामला निपट जाना चाहिए। उस पर पेनल्टी, ब्याज और उसको इस तरह के मुकदमे चलाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक नया एक्ट आया था। तो ट्रांजिशन पीरियड में फ्रॉम वैट टू जीएसटी इस तरह की गलतियां हो सकती है, और एसएससी पे विश्वास करना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमारी सरकार से ये डिमांड है कि अगर आईटीसी रॉन्ग लिया है तो केवल आईटीसी को वन टाइम एमनेस्टी स्कीम देके उसको रिवर्स करके मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। अच्छा बिलानी साहब, मैं ना तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया था कि भाई पॉपुलर और सफ़ेदे की जो लकड़ी है, अगर सरकार अपने अधीन लेती है या फिर अधीन लेके इसकी दर तय करे, उससे कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को एक बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, और जो लगातार जिस प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ रहा है उससे वहाँ पर उन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। आपको लगता है ये एक सॉल्यूशन है? मुझे नहीं लगता, बिकॉज सर द गवर्नमेंट शुड गवर्न ओनली, दे शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन बिजनेस। सरकार को इस बिजनेसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, उसे गवर्न करना चाहिए। ये देखिए बाज़ार के भाव हैं, इसे बाज़ार ही तय करेगा, सरकार के बस का भी नहीं है, न उनके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए अगर ऐसा करने लग जाए तो केवल हमारा पॉपुलर सफेदा नहीं है, बहुत सी चीज़ें शायद सवाल उठ जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल बात है वही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको भी लगता है सर ऐसा? सरकार तो पहले गेहूँ, जीरी, गन्ना सबको छोड़ना चाहती है, पॉपुलर कहाँ पकड़ेगी? वो तो उन्हीं से ही बहुत दुखी है, क्योंकि उनको एमएसपी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये प्लाईवुड इंडस्ट्री है, डिमांड एंड सप्लाई की है, इसमें कुछ। तो आप भी ये कह रहे हैं कि बाजार ही तय करे? हाँ, बाजार ही तय करे। इसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं जो सरकार द्वारा ठीक की जा सकती हैं, गलत बातें हैं जो, जैसे नेपाल की प्लाई के बारे में बताया, या वियतनाम से आ रहा है, वियतनाम का माल बहुत ज़्यादा हल्का है। जैसे विमल जी ने कहा कि आईएसआई का एक नियम हो, भाई इससे हल्का माल यहाँ नहीं आएगा, वहाँ का माल चाइना से भी हल्का। मैं खुद गया था, मैं देख के आया हूँ, लाइनें लगी हुई हैं, वो गीले माल को ही चिपका रहे हैं। वो थोड़े टाइम बाद जब यहाँ आएगा, 6 महीने बाद वो खुल जाएगा। लेकिन जिस पीरियड में जिसने वो खरीद गया, लग गया, वो तो हमारी प्लाई का सेल तो खा ही गया ना जी। वो जब उखड़ेगा, दोबारा लगेगा, करेगा, बहुत लंबा पीरियड, उस पर इतने पैसे होंगे नहीं होंगे। तो एक नॉर्म्स जरूर तय होने चाहिए भी इस टाइप का माल आएगा। और जो सिस्टम इंडस्ट्री को चाहिए आज की डेट में, जो हमारी मेन डिमांड जो रहती है कि जो रॉ मटीरियल है वो तय तो करेगी इंडस्ट्री या किसान। लेकिन सर आपको क्या लगता है, डिमांड पहुंच रही है तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हाँ जी, डिमांड पहुंच रही है, सरकार तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सरकार नहीं ध्यान देती, सरकार अपने तरीके से ही चलती है। सरकार देखिए बिजनेस में इतना इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर सकती है। अच्छा, तो कुछ वक्त पहले हमारे एडिटर इन चीफ ने भी एक सवाल किया था कि उद्योगपतियों की, उद्यमियों की सरकार कहा जाता है, मौजूदा जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को, उस सरकार को, फिर क्यों ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये सब कहने की किताबी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो पब्लिक ओपिनियन हम सुनते हैं, देखते हैं, उसके अंदर तो प्रैक्टिकली उलट है। सरकार ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस को, नीडी लोगों पे खर्च कर रही है, और उस पर हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, वो बेशक करे, उनका जीवन स्तर वो उठाए, हमें क्या देखिए। विमल जी आप क्या कहेंगे इस पे? वोट बैंक देखना मैम, सरकार कम से कम प्लांटेशन हम लोगों से करवाए, सरकार फ्री में पौधे देवे, जिससे यहाँ प्लांटेशन हो, वातावरण स्वच्छ हो। प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है ना, ये वातावरण पर्यावरण के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज करोड़ों करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, हर बार 3 साल 4 साल में लड़के रहे, तो इस पर सरकार कम से कम प्लांटेशन। और इसका कहीं ना कहीं फायदा ये होगा कि पॉल्यूशन भी तो कंट्रोल होगा। बिल्कुल बहुत कंट्रोल होगा। तो सरकार खाली हमें पौध ही उपलब्ध करवाए, कम रेट में कराए, और इंडस्ट्री वाले भी नेसेसरी करे हर इंडस्ट्री को, कि ये हर इंडस्ट्री को 500, 1000, 5000 पेड़ हर साल देने हैं किसानों को फ्री में। ऐसा कुछ बंदिश करे तब जा कर के ये यहाँ पे लकड़ी भी सस्ती होएगी, लकड़ी लगाएंगे भी। इसमें इंडस्ट्री को भी जागरूकता लानी चाहिए और सरकार से सहयोग भी मिलना चाहिए। राजेश जी आप क्या कहेंगे? इस बात से हम सहमत हैं, पेड़ लगवाना चाहिए, सब इंडस्ट्री को एक लिमिट बांध देना चाहिए कि इतना पेड़ लगाए। बिल्कुल, देखिए पेड़ लगाना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं भिलानी जी देखिए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, और दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा।
क्या सॉल्यूशन होगा, इस इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट मिलेगा? आप तमाम उद्यमी हैं, ज़रा सरकार तक इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच से ये बात पहुंचाइए। देखिए, हमारी इंडस्ट्री है इस वजह से पॉपुलर कवर लगा है, यानी कि कार्बन फिक्सेशन हो गया, कार्बन लॉक इन हो गया। ये इतने पेड़ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम कंज्यूमर हैं उस चीज़ के। तो इंडस्ट्री अगर नहीं रहेगी तो शायद वो प्लांटेशन किसान नहीं करेगा। किसान को पर्यावरण बचाने का कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो सरकारों की है आमतौर पर और समाज की है। तो हम समाज के रूप में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूर देते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर द कंज्यूमर ऑफ द पॉपुलर एंड यूकलिप्टस। अच्छा, सरकार तो तमाम स्कीम्स चला रही है, सरकार तो तमाम स्कीम्स चला रही है, मेरी माटी मेरा देश। आपको लगता है इसका फ़ायदा हो रहा है? प्लांटेशन की बात तो कर रही है, लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि पर्यावरण इससे इफेक्टिव होगा। और मेक इन इंडिया, ये जो PLC वगैरह जो सब दी जा रही है वो एक चुनिंदा सेक्टर में दी जा रही है, हर कहीं नहीं दी जा रही। कि अगर वो या तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है या कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है या डिफेंस के अंदर है, हमारा इंपोर्ट होता था, उस सब में सरकार दे रही है। जैसे मोबाइल वगैरह में दिया है, हम इंपोर्ट थे, आज हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनने वाले हैं, इवन शायद चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई पार्टी का और बात नहीं है। स्कीम बहुत अच्छी है अपने आप में, और इसके अंदर कोई भी लगाए, हर उद्यमी को वो राइट है, वो लगाना चाहिए वो, लेकिन पहले से अपना प्रूव करवा लें ताकि उसे वो मिले। ये तो हो गई अलग बात। अब हमारे ट्रेड की बात यह है कि देखिए, हम प्लांटेशन को बढ़ावा देते हैं। हम अगर प्लाईवुड की जगह अगर आप सॉलिड वुड यूज़ करते तो वो 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम होता। प्लाईवुड इज़ 1/3 ऑफ द साउंड टिम्बर वॉल्यूम। तो देखिए, इनडायरेक्टली हम इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और किसानों की आमदनी इससे बढ़ी है, बिकॉज ये कैश क्रॉप है। यही एक ऐसी फसल है जिसे किसान सोचे कि मुझे कल बेचना है, तो रात को काट के कल मंडी में लाएगा, मंडी में उसी दिन पैसे लेके जाएगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। तो देखिए, इसके डायरेक्ट ऐसे आप फ़ायदे गिना नहीं सकते हैं, लेकिन अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। इसमें बहुत लोग लगे हैं, इसमें किसान का तो आप समझिए कि ये जेवर है एक किस्म से। जेवर है। आप सर क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, पेड़ लगाना हम सबका फ़र्ज भी है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन वहीं से मिलनी है, कार्बन वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और उसमें हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। हम बहुत सारे यानी पेड़ लगवा, अगर जो हम कंज्यूमर है तभी वो पेड़ लगा रहा है, उसको सही आमदन देते हैं तभी वो लगा रहा है। किसान को कैश क्रॉप मिल रही है। आज से 2 साल पहले तक जीरी की पेमेंट एक साल बाद होती थी, गन्ने की पेमेंट यूपी के अंदर 1 साल बाद मिलती थी। ये तो अब योगी जी की सरकार आई है, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया है, तब वहाँ पर ये जो है 2-3 महीने में पेमेंट मिलने लगी है। नहीं तो किसी भी आदमी ने कोई घर में शादी ब्याह का काम करना होता था, मैं कुछ जिम्मेदार भी हूँ। बिल्कुल सर, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात कही आपने, और इसी से जुड़ा सवाल भी मैं राजेश जी से करना चाहूँगी। राजेश जी, आप सहमत हैं इस बात से? एकदम सहमत है इससे। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो इंडस्ट्री है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बड़ी इकोनॉमी जो है प्रदेश की इस पर निर्भर करती है, और सरकारों पर को अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 40% तक इस इंडस्ट्री में उत्पादन रह गया है। और देखिए, उद्योग जगत की बात की हमने इस मंच से, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप चारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी देखिए तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम मंच से। धन्यवाद। Associate sponsor MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people